नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे बैड ब्लड ऑन द डायमंड, उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद नया चैप्टर चालू हो जाएगा, वैक्सीन विस्परर एंड माइल्ड मैनर्ड इंट्रोगेटर्स, हाउ द राइट काइंड ऑफ लिसनिंग मोटिवेट्स पीपल टू चेंज। कैसे अगर सही तरीके से आपने सुना तो लोगों को चेंज होने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, खाली सुनने भर से, बोलने से नहीं, सुनने भर से। लेकिन वो कल शुरू करेंगे। आज हम लोग बना रहे हैं हाउ अ ब्लैक म्यूजिशियन कन्फ्रंट्स वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स। कैसे एक ब्लैक म्यूजिशियन, एक काला आदमी कन्फ्रंट करता है, मुठभेड़ करता है, मिलता है एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट से, एक घमंडी सफ़ेद आदमी से। सुप्रीमेसिस्ट मतलब जो अपने आप को मानता है कि हम लोग बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत महान लोग हैं। इसी का सेटअप हमने शुरू में पढ़ा था, एकदम चैप्टर की शुरुआत में। और वो तो एक आदमी को बदला था उसने, यहाँ पर कई लोगों को बदला उसने। कैसे बदला ये है। वन डे डेरिल वॉज ड्राइविंग हिज कार विद द चीफ ऑफिसर ऑफ के चैप्टर। एक दिन डेरिल मतलब जो हमारा ब्लैक म्यूजिशियन था, वो के मतलब क्लू क्लक्स क्लैन, जो काले लोगों को पकड़ पकड़ के मारता था, जान से मारता था, उसके चीफ ऑफिसर से मिला, उसके सबसे हाईएस्ट ऑफिसर से। सोचो, एक तरह से बकरा किससे मिला? शेर से मिला, उसका शिकार करने वाला है। चीफ ऑफिसर से मिला, हुज ऑफिशियल टाइटल वॉज एग्जैल्टेड साइक्लोप्स। और उसका टाइटल क्या था? ये लोग अपना नाम देते थे कि मैं किसी संस्था का चीफ ऑफिसर हूँ, तो उसका नाम था एग्जैल्टेड साइक्लोप्स। एग्जैल्टेड मतलब जो बड़ा खुश रहता है। और साइक्लोप क्या होता है? साइक्लोप की शक्ल आप देख लें तो ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। एक ऐसा जानवर जिसकी खाली एक आँख होती है। इसने अपना नाम दिया था एक आँख वाला जानवर, मतलब एक बहुत खतरनाक आदमी, खूंखार आदमी। ऐसे होते नहीं दुनिया में, आँखें हमेशा दो होती हैं सभी जानवरों की। ये खाली एक काल्पनिक दैत्य है। तो ये आदमी उससे मिला जो अपने आप को एग्जैल्टेड साइक्लोप्स बोलता है। बिफोर लॉन्ग द साइक्लोप्स वर शेयरिंग हिज स्टीरियोटाइप ऑफ ब्लैक पीपल। दे वर एज inferior species, he said. They had smaller brains which made them unintelligent and a genetic predisposition towards violence. कुछ दिन पहले एक बहन जी से मैं बात कर रहा था, तो नॉर्मली हम लोग हंसते खेलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। उस दिन वो मुझसे बहुत नाराज़ थी, तो मुझसे बोलती हैं कि क्यों, आपके हिसाब से तो हम लोग मेंटली रिटार्डेड है ना? क्या बोली? मेंटली रिटार्डेड है ना? तब मुझे लगा अरे ये बात उसको कैसे, मतलब कहाँ से उसको पता चली या कहाँ से हर्ट हुआ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये आदमी बता रहा है कि काले लोग गोरों से कैसे अलग होते हैं। सुनिए, ये आदमी बता रहा है जो काले लोग होते हैं वो इन्फीरियर स्पीसीज़ हैं। इन्फीरियर स्पीसीज़ मतलब खाली जाति नहीं। जैसे आदमी से इन्फीरियर स्पीसीज़ कौन सी है? बंदर। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा क्या सही में ऐसा हो सकता है क्या? मैं सोचने लगा। अच्छा, यहाँ पर हम 5-6 लोग बैठे हैं, कौन सबसे इन्फीरियर स्पीसीज़ है? अरे यार, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, क्या पता मैं सुपीरियर स्पीसीज़ हूँ, आप लोग इन्फीरियर हो। मैं इतने संयम से काम करता हूँ। इन्फीरियर स्पीशीज नहीं, आप बोलेंगे उस जगह में आपको कुछ नहीं समझते। अरे मैं सोचने लगा नहीं, देखो, जब आदमी कोई किसी को डिग्रेड करता है तो थोड़ा बहुत डिग्रेड से काम नहीं चलता, बहुत नीचे दबाना पड़ेगा, तभी आप खुश होंगे। ये आदमी कह रहा है जो काले लोग होते हैं वो इन्फीरियर स्पीसीज़ होते हैं, जैसे आदमियों के कंपैरिजन में बंदर होते हैं। ऐसे ही सेड दे हैव स्मॉलर ब्रेन्स। और ये बोलता है कि ये जो काले लोग होते हैं उनका ब्रेन गोरों से क्या होता है? छोटा होता है। विच मेड देम अनइंटेलिजेंट, इसलिए इनकी अकल कम होती है। एंड अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स वायलेंस। और ये लोग, इनके शरीर में, इनका खून, इसका सेल, इनकी हड्डियां ऐसी होती हैं कि ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। लड़ाई झगड़ा, जिसको हम लोगों के
भाषा में बोलेंगे देवता को बोलते हैं सुर और दैत्य को बोलते हैं असुर। तो ये लोग असुर होते हैं, गोरे कालों के बारे में बोल रहे हैं। When Daryl pointed out that he was black but had never shot anyone or stolen a car, the Cyclops told him his criminal genes must be latent. तो डेरिल ने कहा, यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं काला हूँ और अगर मेरे अंदर में किसी को मारने वारने की कोई टेंडेंसी हो तो मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं मारा, कोई गाड़ी नहीं चुराई, कुछ नहीं किया। तो ये साइक्लोप बोलता है अभी सोई हुई हैं, तुम्हारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं सोई हुई हैं, एक दिन जगेगी, जब मौका मिलेगा तब चोरी करोगे, तब मर्डर करोगे तुम। इट हैडंट कम आउट येट, अभी निकला नहीं, बीज है तुम्हारे अंदर, अभी टाइम आएगा तब देखो, तुम्हारे अंदर भी मैडम। डेरिल डिसाइडेड टू बीट द साइक्लोप एट हिज ओन गेम। डेरिल बोलता है, वो काला म्यूजिशियन, कि इसके गेम में मुझे इसी के तरीके से हराना पड़ेगा। टू बीट द साइक्लोप एट हिज ओन गेम, उसको उसी के गेम में हराना पड़ेगा। ही चैलेंज्ड हिम टू नेम 3 ब्लैक सीरियल किलर्स। सुनिए, उसने कहा एक काम करते हैं, चैलेंज गेम खेलते हैं, मुझे 3 किलर का नाम बताओ जो खूनी हो और वो काले हो, 3 लोगों का नाम बताओ। When Cyclops couldn't name any, Daryl rattled off a long list of well-known white serial killers and told the Cyclops that he must be one. और जब वो बेचारा साइक्लोप था, वो सोचता रहा 3 किलर कौन, 3 किलर नाम ही नहीं याद आया उसको। तो डेरिल ने बोला अब मैं तुम्हें गिनाता हूँ। उसने ढेर सारे लोगों का नाम गिनाया जो किलर्स हैं, सीरियल किलर्स हैं। सीरियल किलर मतलब एक आदमी को नहीं मारते वो लोग, ढेर सारे लोगों को मारते हैं, और वो सब के सब कौन, गोरे। दैट ही मस्ट बी वन। और फिर बोलता है सुनो, गोरे लोग ने खून किया, इसका मतलब क्या पता तुम भी उसी में से एक हो। साइक्लोप को बोला। When the Cyclops protested that he had never killed anybody, तो साइक्लोप बोलता अरे क्या बात करते हो, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं मारा। Daryl turned to his own argument against him and said that serial killer genes must be latent. उसने कहा तुमने मारा नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक उसका बीज छुपा हुआ है, जब निकलेगा समय आएगा तब तुम मारोगे। Well, that's stupid, the flustered Cyclope replied. तो ये बेचारा जो परेशान हो गया था साइक्लोप, गोरा आदमी, तो ये क्या बकवास है। Well, duh, Daryl agreed. You are right. What I said about you was stupid, but no more stupid than what you said about me. तो उसने कहा एकदम सही कह रहे हो, ये बकवास है, और जो तुमने मेरे बारे में कहा वो भी इतना ही बकवास था। The Cyclope got very quiet and changed the subject. और उस समय साइक्लोप जो था गोरा आदमी चुप हो गया, एकदम चुप, और सब्जेक्ट बदल दिया उसने। Several months later, he told Daryl that he was still thinking about the conversation. और कई महीने बाद उसने डेरिल से कहा जो तुम्हारी और मेरी बात हुई थी ना, तो उसके बारे में आज भी सोचता हूँ। Daryl had planted a seed of doubt and made him curious about his own belief. तो डेरिल ने उसके साथ क्या किया था, उसके दिमाग में a seed of doubt डाल दिया था, एक बीज डाल दिया था। पहले उसको अपनी विचार पर, अपनी बातचीत पर भरोसा था, और उस भरोसे में उसने दवा डाल दी जो उस भरोसे को धीमे धीमे मार रहा था। एंड मेड हिम क्यूरियस अबाउट हिज ओन बिलीफ, और उसको अपने बिलीफ के बारे में क्यूरियस बना दिया कि आखिर ये क्यों, किस भरोसा मैं करता क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि मैं मानता हूँ कि काले लोग मर्डरर्स होते हैं। द साइक्लोप्स एंडेड अप क्विटिंग द KKK एंड गिविंग हिज वुड एंड हिज रोप टू डेरिल। और ये आदमी ने, चीफ ऑफिसर ने, इस ग्रुप को ही छोड़ दिया। और इनको जब ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो बड़ी सी टोपी मिलती है और एक कपड़ा मिलता है, वो सब पैक करके उसने कहा तुम रख लो भैया, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो काले लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहा है। डेरिल इज ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, not only in his ability to wage a one-man war on prejudice, but also his inclination to do so. डेरिल, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसान है, बहुत ही विरला इंसान है। 2 चीज़ें हैं उसके अंदर में, वो अकेले वन मैन वॉर लड़ रहा है प्रेजुडिस के, सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेज़ उसको हेट करते हैं उसको ख़त्म करना चाहता है। प्लस उसके अंदर में इस चीज़ का इंक्लिनेशन भी है, ये बार बार करने का मन करता है। आम आदमी क्या होगा, अरे यार वो लोग हमको हेट करते हैं तो उनसे बच के रहो, लेकिन ये जाकर उनसे मुठभेड़ कर रहा है, बातचीत कर रहा है। As a general rule, it's those with greater power who needs to do more of the rethinking, both
because they are more likely to privilege their own perspective and because their perspective is more likely to go unquestioned. ये सेंटेंस को समझिए. एज अ जनरल रूल, ये रूल है, एक जनरल रूल है. इट इज़ दोज विद ग्रेटर पावर हु नीड टू डू मोर ऑफ री थिंकिंग. जिनके पास ज़्यादा पावर है उनको री थिंकिंग ज़्यादा करनी चाहिए. जैसे मैं और आप बच्चे, मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पावर है, आपके पास कम पावर है, तो मुझे ज़्यादा री थिंकिंग करनी चाहिए. बोथ बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू प्रिविलेज देयर ओन पर्सपेक्टिव. दो वजह से, क्योंकि हम जो बड़े लोग हैं वो अपने पर्सपेक्टिव को प्रिविलेज बना के रखते हैं. प्रिविलेज मतलब अरे मैं बड़ा हूँ तो मैं समझदार होऊंगा ही ना. एंड बिकॉज देयर पर्सपेक्टिव इज़ मोर लाइकली टू गो अनक्वेश्चनड. और दूसरी चीज़, जो आदमी बड़ा होगा अगर वो कोई चीज़ सोच रहा है तो उसको लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. कोई बड़ा आदमी, भैया उसको कौन उससे जाके बहस करे, छोड़ो सही है, बोलते हाँ आप ही सही हैं, आप बहस कौन करे. In most cases, the oppressed and the marginalized have already done a great deal of contortion to fit in. और ज़्यादातर जगह पर जो लोग भी बेचारे हैं, marginalized हैं या oppressed हैं, मतलब दबे हुए हैं, वो अपना बहुत कोशिश कर कुरा करके अपने आप को मना चुके हैं कि ठीक है तुम सही हो तो तुम्हारे हिसाब से जी लेंगे. ये रूल है, जनरल रूल. Having been the target of racism since childhood, Daryl had a lifetime of legitimate reason to harbor animosity towards white people. देखिए हम सब के लिए ना बहुत बड़ी सीख है इसमें. कह रहे हैं डेरिल को बचपन से रेसिज्म का सामना करना पड़ा था. रेसिज्म मतलब जात पात. नहीं, जात नहीं है इसमें, रंग का है. रंग का, कि वो रेस दूसरी रेस है तो उसको झेलना पड़ा. उसको गंदगी, एक गंदे आदमी की तरह देखा जाता था, बचपन से झेलना पड़ा. डेरिल हैड अ लाइफ टाइम ऑफ लेजिटिमेट रीज़न टू हार्बर एनिमिसिटी टूवर्ड्स वाइट पीपल. तो जिस आदमी को बचपन से ही कोई नीचा दिखाए, तो जो आदमी दिखाएगा नीचा उसके प्रति मेरी एनिमिसिटी होगी, दुश्मनी होगी. मतलब एक आदमी, डेरिल जिसका नाम है, उसको बचपन से गोरे लोगों ने प्रताड़ना की है, धिक्कारा है, तो वो गोरों को प्यार करेगा कि हेट करेगा, नफरत करेगा. He was still willing to approach the white supremacists with an open mind and give them opportunity to rethink their views. फिर भी वो आदमी अंग्रेज़ों के पास जा करके अपने दिमाग को खुला रख करके एक मौका देता था रीथिंक करने का. कितने लोग करेंगे ये काम? मुझसे कोई पावरफुल आदमी है, मैं आप लोगों से पावरफुल हूँ, मैं कुछ बात मानता हूँ कि तुम्हें BCA करना चाहिए, तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, या आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. तो आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, आप सही हैं. क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं, आप सही हैं. कितने लोग इतनी हिम्मत करेंगे कि आए मुझसे बात करें ओपन माइंड करके? और मैं तो फिर भी आपका पिता हूँ. ऐसे आदमी से जिससे आप बचपन से हेट करते रहे हो, क्या उससे बात करना चाहेंगे जैसे डेरिल कर रहा है? But it shouldn't have been Daryl's responsibility to change white supremacists and put himself at risk. ऐसा होना नहीं चाहिए था. डेरिल ने उन लोगों से जाकर के बात करके अपनी जान रिस्क पे डाली, मर सकता था. In an ideal world, Cyclops would have taken it upon himself and educate his peers. एक अच्छी दुनिया होती तो जो लोग साइक्लोप्स हैं, जब उनको समझ में आ गया कि हाँ यार हम गलत थे, तो जाकर के बाकियों को समझाना चाहिए था. Some other former KKK members have stepped up, working independently with Daryl to advocate for the oppressed and reform the structure that produces oppression in the first place. इतिहास में ऐसा एक कांड नहीं हुआ, बहुत से कांड हुए हैं जहाँ पर सुपरमिसिस्ट लोगों ने, जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, वो अपने नीचे लोगों को मारा है, टॉर्चर किया है. इनफैक्ट कल एक न्यूज़ आई है, इंडिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं उसमें से एक फैमिली है हिंदुजाज. उनके हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, अरबपति हैं वो लोग. उस फैमिली के 4 मेंबर जेल चले गए, लंबी 4-5 साल 10 साल की जेल, क्योंकि वो अपने यहाँ जो नौकर रखते थे उनको 18 घंटे काम कराते थे और जितना सैलरी मिलनी चाहिए उससे 10 गुना कम देते थे. और वो पैसा भी विदेश में, लोग विदेश में रहते थे, पैसा इंडियन करेंसी में देते थे ताकि वो खर्च न कर पाएँ.
पता किस तरह इसके बारे में? कुछ केस हुआ, कोर्ट में केस गया और वहाँ पर वो लोग इनको उसके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं, खूब वायरल हो रहा है वीडियोस। ये सुपरमिसिस्ट है। तो कह रहे हैं एक आइडियल दुनिया ऐसी होती जहाँ पर साइक्लोप्स जो गोरे जो सुधर गए दूसरों को सुधारते। ऐसे ही हुआ डेरिल के साथ। कुछ गोरे लोग थे जो ठीक हो गए थे, वो जाकर दूसरों को हेल्प कर रहे थे ताकि इस तरह का ऑपरेशन कम हो। एज वी वर्क टूवर्ड्स सिस्टमिक चेंज, डेरिल अर्जेस अस टू नॉट टू ओवरलुक द पावर ऑफ कॉन्वर्सेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया में सिस्टमिक चेंज आए, बड़े बड़े बदलाव आए, तो डेरिल कहते हैं एक चीज़ की पावर है हमारे पास, उसको हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। कौन सी पावर? पावर ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत की पावर। जब हमसे कोई बड़ा ऊंचा जो गलत सोच रहा है ऐसा कोई मिलता है तो हम चूज़ करते हैं नो कन्वर्सेशन। ठीक है भैया, तुम जो सही सोचो सोचो, हमको तुमसे बात ही नहीं करनी। डेरिल कह रहे हैं कि आपको पावर ऑफ कन्वर्सेशन यूज़ करनी चाहिए। When we choose not to engage with people because of their stereotype or prejudice, we give up on opening their minds. डेरिल कहते हैं अगर हम किसी ऐसे आदमी से बात नहीं कर रहे हैं तो हम एक मौका ख़त्म कर रहे हैं उनका दिमाग नहीं खोलने का। उस तरीके से हम दिमाग खोल सकते थे। We are living in a space age time, yet there are still so many of us thinking like stone age mind. हम लोग आज एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर कहते हैं जैसे हवाई जहाज़ से लोग जाते हैं ऐसे ही लोग अब स्पेस में जा पाएंगे। कुछ सालों में हवाई जहाज़ की तरह लोग आप बैठेंगे, आप यहाँ से चंद्रमा पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसे कहते 10 साल 20 साल में हो जाएगा। और अभी भी हम लोगों के विचार कैसे हैं? आदमजात, स्टोन एज की तरह, लाखों साल पुराने। आवर आइडियोलॉजी नीड्स टू कैच अप विथ आवर टेक्नोलॉजी। आज हम लोग खटाक से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हो गई, हमारी आइडियोलॉजी इम्प्रूव नहीं। आइडियोलॉजी मतलब एक सोच की ऊंचाई। ये मुश्किल चीज़ है यार। एक आदमी जाकर के किसी अपने दुश्मन के पास बैठ कर के बात कर रहा है। सबसे बड़े दुश्मन के पास नहीं गया होगा, वो ऐसे आदमी के पास नहीं गया होगा जिसके पास बंदूक है, चक्कू है, तुरंत मार देगा। लेकिन खोजा होगा कोई ऐसा आदमी जो थोड़ा सा लिबरल है, थोड़ा आसान बात करने वाला है, उसको समझाया होगा। He estimates that he has helped upward 200 white supremacists rethink and their beliefs and leave the KKK and other neo-Nazis group. ये बता रहे हैं डेरिल कि तकरीबन मैंने 200 सफ़ेद सुपरमेसिस्ट्स से बात करके उनको उस ग्रुप से निकलवाया है। 200 लोगों से। और इस तरह के और भी ख़राब ग्रुप हैं जैसे नियो-नाज़ीज़ ग्रुप्स, उसमें से भी लोगों को खाली कराया है। Many of them have gone on to educate their families and friends. और बहुत से 200 लोग जो थे वो लोग गए अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को सिखा रहे थे कि गलत है यार, क्या बेवकूफ़ी है तुम लोग। डेरिल इज़ क्विक टू पॉइंट आउट दैट ही हैज़ेंट डायरेक्टली परसुएडेड देम दीज मैन टू चेंज देयर माइंड्स। लेकिन डेरिल बोलते हैं सुनिए, ऐसा नहीं है कि जाकर के मैंने उनको बोला उनका दिमाग बदल दिया। मैंने उनका दिमाग नहीं बदला। आई डिडंट कन्वर्ट एनीबडी। मैंने किसी को बदला नहीं है। He says, I gave them reasons to think about their directions in life. मैंने उनको वजह दिया कि आप जो सोच रहे हो उसका बेस क्या है, सोचने का वजह दिया। And they thought about it and thought. और वो लोग सोचते रहे। I need a better path and this is the way to go. हर आदमी चाहता है कि मुझे सही रास्ता चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में किसी ने आज तक उस सही रास्ते को दिखाया नहीं है। डेरिल डजंट डू दिस बाई प्रीचिंग और प्रोसिक्यूटिंग। और डेरिल इस चीज़ को भाषण दे के नहीं करता है, वकील बन के लोगों से लड़ाई करके नहीं करता है। When he begins to a dialogue with white supremacists, many are initially surprised by his thoughtfulness. जब वो सफ़ेद लोगों से, सुपरमेसिस्ट लोगों से बात करता है तो बहुत से तो इसी बात से बड़े खुश हो जाते हैं कि यार ये आदमी कितना थॉटफुल है। हरिवंश ने कहा ना, अच्छा ठीक है, तुम 3 खूनियों का नाम बताओ। नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ। फिर उसने कहा तो बेवकूफ़ी है, उसने कहा तो तुम्हारी बात बेवकूफ़ी है। थॉटफुल है, सोचना आता है, उसको बात करना आता है। As they start to see him as an individual and spend more time with him, they often tap into common identity around shared interests on topics like music. और जब वो उनके साथ समय बिताता है, उनसे बातें करता है, तब उसको मालूम पड़ता है, लोगों को मालूम पड़ता है कि वो लोग साथ में कॉमन चीज़ें पसंद करते हैं, वो लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं। Over time, he helps them to see
दैट दे जॉइंड दीज हेट ग्रुप्स फॉर रीज़न दैट वरंट देयर ओन। और धीरे धीरे वो उनको दिखा पाता है सफ़ेद लोगों को कि आपने जो ये हेट ग्रुप ज्वाइन किया है, घृणा वाला ग्रुप, इसके पीछे कोई वजह नहीं था, आप उनका खुद का वजह नहीं था। इट वॉज फैमिली ट्रेडिशन डेटिंग बैक टू मल्टीपल जनरेशन्स। ये कई पीढ़ियों से उनके परिवार में चल रहा था। मेरे दादा, उनके दादा कालों से हेट करते तो हम भी करते हैं, उसका कोई बेस नहीं था। एज दे रियलाइज हाउ लिटिल दे ट्रूली नो अबाउट अदर ग्रुप्स एंड हाउ शैलो देयर स्टीरियोटाइप्स आर, दे स्टार्ट टू थिंक अगेन। और जब कोई आदमी देखना शुरू कर देता है कि वो दूसरे लोगों के बारे में कितना कम जानते हैं और उनका जो स्टीरियोटाइप है, उनका जो फिक्स्ड विचार है, ये कितना शैलो है। शैलो मतलब उथला है, खोखला है। तो वो लोग थिंक अगेन करना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा इवैल्यूएट करते हैं। आफ्टर गेटिंग टू नो डेरिल, वन इम्पीरियल विजार्ड डिडंट स्टॉप एट लीविंग द KKK. He shut down the chapter. Years later, he asked Daryl to be his daughter's godfather. जब वो एक आदमी था, वो उस ग्रुप का मेन हेड था जिसने ग्रुप बनाया था KKK। उसने जब डेरिल से बात की, कनेक्ट किया, तो उसने खाली ग्रुप नहीं छोड़ दिया, उस ग्रुप को बंद कर दिया। शुरू में छोड़ने तक तो तैयार नहीं था। हाँ, शुरू में छोड़ने को तैयार नहीं था, बाद में उसने छोड़ करके उसको बंद करा दिया, शट डाउन द चैप्टर। बहुत सालों बाद उसने डेरिल को कहा, तुम मेरी बेटी के धर्म पिता बन जाओ, गॉडफादर बन जाओ। गॉडफादर मतलब होता है जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो तुम उसकी एक तरह से देखभाल करना, तुम उसको गाइड करना। तो इस तरह से आप किसी इंसान का मन बदल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, उसे बात करके, टाइम स्पेंड करके। ठीक है, कल पढ़ेंगे वैक्सीन विस्परर्स एंड माइल्ड मैनर्ड इंट्रोगेटर्स।